champs, I hope you all are doing great. आप में से कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूं आपके रेशोज चैप्टर से रिलेटेड. इस वीडियो में मैं करंट रेशो डिस्कस कर रही हूं. करंट रेशो विल इम्प्रूव, रिड्यूस या देयर विल बी नो चेंज ऑन इट. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं बाकी रेशोज से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार ट्रिकी हो सकते हैं, बट इफ़ यू हैव द राइट अप्रोच देन एज आई ऑलवेज से कि इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. ओके, तो जैसे करंट रेशो पे अभी हम इफेक्ट देखेंगे. जैसे आपको ऑलरेडी करंट रेशो दी हुई है 2:1. इन क्वेश्चंस को करने के आपके पास दो तरीके होते हैं. या तो आप कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, लाइक यू कैन अज्यूम अ हाइपोथेटिकल फिगर एंड उससे फिर आप सोच सकते हो कि रेशो विल इंक्रीज डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज. या फिर बेसिकली आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि न्यूमरेटर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, डिनोमिनेटर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आपको दोनों लिखना है. जैसे करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. तो आपको बताना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उससे करंट एसेट्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, करंट लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंड हेंस रेशो पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. या तो आप फिगर्स अज्यूम करके करें, या फिर आप पूरा समझाएं कि करंट एसेट्स पे क्या फ़र्क है, करंट लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क है, और फाइनल आपका कंक्लूजन क्या है. सो जिस क्वेश्चन में जैसे फिट होता है हम वैसे करके देखेंगे. ओके, रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी. वेरी सिंपल इट इज़ कि हमने जैसे क्रेडिटर्स को पैसे दिए. अब ऑब्वियसली कैश कम होगा विच इज़ अ करंट एसेट. फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है 2:1, तो वी कैन अज्यूम कि आपके करंट एसेट्स हैं लेट्स से ₹20,000 और करंट लायबिलिटीज़ हैं लेट्स से ₹10,000. ओके, और आपने रीपे किया है किसी करंट लायबिलिटी को विच कुड बी क्रेडिटर्स. अज्यूमिंग कि आपने ₹5,000 पे किए तो कैश कम हो जाएगा, यानी अब आपका जो करंट एसेट्स है वो 5,000 से कम हो जाएगा तो 15,000 हो जाएगा. 20,000 माइनस 5,000. और जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपकी करंट लायबिलिटी है, वो भी 5,000 से कम हो जाएगी. सो अब जैसे 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सो व्हाट इज द आंसर? 3:1. सो द रेशो हैज इम्प्रूव्ड, राइट. तो आपको लिखना है कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे. एंड हेंस आपको अपनी इस बात पे फोकस रखना है कि रेशो पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. हेंस द करंट रेशो विल इम्प्रूव. आई होप यू गॉट दिस वन. ओके ओके चैम्प्स, तो जैसे जो भी ट्रांजैक्शन है आपको इसके डुअल एस्पेक्ट सोचने हैं. 11th से पढ़ते आ रहे हो, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते थे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि इस ट्रांजैक्शन से किन दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है. नाउ लेट अस सी दिस वन. परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. जैसे क्या दो इफेक्ट्स हैं इसके कि गुड्स बढ़ रहा है मतलब स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है. स्टॉक भी करंट एसेट्स का पार्ट है और कैश भी. एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक करंट एसेट कम हो रहा है, तो करंट एसेट्स पे कोई चेंज नहीं है अल्टीमेटली, और करंट लायबिलिटीज पे तो वैसे ही कोई चेंज नहीं है बिकॉज इस ट्रांजैक्शन का करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो हम कैसे लिखेंगे? करंट एसेट्स विल इंक्रीज जैसे स्टॉक एंड रिड्यूस बाय द सेम अमाउंट. Hence, there is no change in current assets. Hence, there is no change in current assets. Also, there is no change in current liabilities. तो ultimately क्या होगा? Hence, the ratio will remain unchanged because current assets और current liabilities पे कोई change नहीं है. Hence, current ratio will remain unchanged. Are you getting it? Okay, champs, let's look at the next part. Sale of old equipment for ₹4,000, book value 5,000.
5,000 की इक्विपमेंट हमने 4,000 में सेल की है। एक तो अगर मैं इसका इफेक्ट देखूं, इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो रही है 5,000 से, क्योंकि मेरे लिए उसकी वैल्यू 5,000 है। लॉस हो रहा है 1,000 से, एंड कैश आ रहा होगा, कैश कितना आ रहा है 4,000, बिकॉज आई हैव सोल्ड इट फॉर 4,000। नाउ लेट मी टेल यू, इक्विपमेंट एक फिक्स्ड एसेट है, तो इसका करंट रेशो पे कोई फर्क नहीं है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं है। लॉस कहाँ जाता है, जैसे जो इक्विटी होता है, जिसे आप शेयर होल्डर्स फंड्स भी कहते हो, आप उसको प्रोप्राइटर्स फंड्स भी कहते हो, उसमें क्या लेते हैं हम, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट, और लॉस भी उसी में आ जाता है। तो बेसिकली अगर लॉस हो रहा है तो इसका फर्क इक्विटी पे पड़ेगा, या शेयर होल्डर्स फंड्स पे पड़ेगा, या प्रोप्राइटर्स फंड्स पे पड़ेगा। इसका जो फर्क है वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज पे नहीं होगा। कैश, ऑफ कोर्स कैश से हमारे करंट एसेट्स बढ़ेंगे। सो द ओनली थिंग इज करंट एसेट्स विल इंक्रीज, देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। न्यूमरेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं है, हेंस द रेशियो विल improve. I hope you're getting this. Current assets will increase by rupees 4,000. No effect on current liabilities. Hence the ratio will improve. Numerator बढ़ रहा है. I hope you're getting it. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, स्टॉक बढ़ रहा है, गुड्स खरीदे हैं हमने और क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। स्टॉक आपका सीए है, करंट एसेट, और क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटी है, यानी करंट एसेट्स भी बढ़ रहे हैं न्यूमरेटर, और सीएल यानी डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप करते हैं, कहते हैं अच्छा सीए बढ़ रहा है, सीएल बढ़ रहा है, तो रेशो बढ़ रही है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू चेक इट। सो डू नॉट जंप टू कंक्लूजन क्विकली, थिंक अबाउट इट। अब जैसे अज्यूमिंग कि ये वैल्यू है लेट्स से 10,000, अभी हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, करंट एसेट्स हैं 20,000 और करंट लायबिलिटीज़ हैं 10,000। अभी अगर आपका स्टॉक बढ़ गया लेट्स से 10,000 से, मैं इसकी वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ कि 10,000, और करंट लायबिलिटीज़ भी 10,000, तो अब देखो ये हो गया 30,000 अपॉन 20,000, ये हो गया 3:2। 3:2 तो आंसर नहीं होता, हम 1:1 की फॉर्म में आंसर लिखते हैं। सो दैट इज 1.5:1, राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, रेशियो विल रिड्यूस। So do not jump to conclusions quickly. Think about it. Okay? Okay, champs. Next part. Sale of goods 11,000, cost 10,000. यानी 10,000 की चीज़ हमने 11,000 में बेची है। अब इसका इफेक्ट अगर हम सोचें, गुड्स या स्टॉक की वैल्यू हमारे लिए कितनी थी 10,000। अब ये कैश पे बेचे हैं, क्रेडिट पे, वी डोंट नो, बट इवन कैश पे बेचे हो या क्रेडिट पे बेचे तो डेटर्स बन रहे हैं, और डेटर्स भी करंट एसेट का पार्ट होते हैं। सो कैश हो या आपके डेटर्स हो, दोनों है तो करंट एसेट्स ही, राइट। तो कितने पैसे आएंगे या कितने के डेटर्स बनेंगे, 11,000, राइट। और यहाँ पे 10,000 की चीज हमने 11,000 में बेची है, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। अब देखो, स्टॉक एक करंट एसेट है, कैश या डेटर्स भी करंट एसेट है, और प्रॉफिट एज आई टोल्ड यू कि ये शेयर होल्डर्स फंड्स या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड्स में हम शो करते हैं, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आप बताइए, एक करंट एसेट 10,000 से कम हो रहा है, एक करंट एसेट 11,000 से बढ़ रहा है, नेट इफेक्ट क्या हुआ कि करंट एसेट्स 1,000 से बढ़ रहे हैं। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन करंट लायबिलिटीज? नो। सो हम क्या लिखने वाले हैं, करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय ₹1,000. देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है। तो नाउ इट इज सिंपल टू सी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं है, सो द रेशियो विल इम्प्रूव।
इतना तो आप मैथमेटिकली समझ ही सकते हैं ना कि न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो द रेशो, द फाइनल वैल्यू विल इम्प्रूव. सो द रेशो विल इम्प्रूव. Okay champs, now this part is a little different. Be careful, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा. पेमेंट ऑफ डिविडेंड. देखिए, डिविडेंड पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं. पहले वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना सही रहेगा शेयर होल्डर्स को. ऑफ कोर्स आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जैसा आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं. तो पहले डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं डिविडेंड, फिर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं ठीक है, अब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं. जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं डिविडेंड, फिर कंपनी डिक्लेयर कर देती है ओपनली कि हम ये डिविडेंड देंगे. अब आप सोचिए, जब डिक्लेयर कर दिया तो ये कंपनी की एक लायबिलिटी बन जाती है, और डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है. यानी कि पेमेंट से पहले ये स्टेप्स हो रहे हैं. आई विल रिपीट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले प्रपोज करते हैं डिविडेंड, फिर शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में. फिर कंपनी डिक्लेयर कर देती है, और जैसे ही कंपनी डिक्लेयर करती है, कंपनी की वो बन जाती है करंट लायबिलिटी. बिकॉज अब बस आने वाले कुछ ही समय में वो पे करना होता है. यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड से पहले ही डिविडेंड कंपनी की एक लायबिलिटी बनी होती है. और कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. एज आई सेड, डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज पेमेंट करनी होती है. राइट. सो डिविडेंड पे करने से पहले ही डिविडेंड कंपनी की एक करंट लायबिलिटी बनी होती है. राइट. ओके, अब आप देखें, अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कैश दे रहे हैं, जिससे आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, और वो जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अब वो खत्म हो रही है. कि हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी थी, अब पे कर दी है वो लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है, खत्म हो रही है. सो देखो, करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही हैं. बट डू नॉट जंप टू कंक्लूजन एकदम से. अब आप वैल्यूज से सोचें. जैसे हमने पहले क्या वैल्यूज ली हुई थी, 20,000 एंड 10,000. मान लीजिए डिविडेंड की वैल्यू है 5,000. कोई भी वैल्यू आप लेंगे, आंसर आपका सही निकलेगा. ऑफ कोर्स ऊपर और नीचे सेम ही वैल्यू रखोगे. तो कैश पे कर दिया आपने 5,000 का, और जो 5,000 की लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई थी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के समय, अब उसकी पेमेंट हो गई है, तो लायबिलिटी खत्म हो गई है 5,000 से. तो देखो आंसर क्या आया, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सो 3:1. सो द रेशो विल improve. Ratio will improve. I hope you're getting this. Okay champs, यहाँ पे भी केयरफुल. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. देखिए, वैसे तो डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, बट ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिबेंचर्स इशू किए और इसे मैंने रिडीम करना है आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years इसे मुझे रिडीम करना है, यानी मुझे लोगों को पैसे वापस करने हैं. इशू ऑफ डिबेंचर्स के वक्त आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और रिडेम्पशन के वक्त आप उनको वो पैसे वापस कर देते हैं, और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है. बट बी केयरफुल, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, जब एक ही साल रह जाता है ना, और दिख रहा होता है कि हाँ अब हमको पैसे देने हैं, तो जब एक ही साल रह जाएगा रिडेम्पशन में, यानी 12 months के विद इन आपको रिडेम्पशन जब करनी होगी, तो ये बन जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी. बिकॉज अब आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी है. तो वैसे तो डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, बट रिडेम्पशन से 12 months पहले वो बन जाएगी करंट लायबिलिटी. बी केयरफुल. सो यहाँ पे देखिए, करंट एसेट्स कम होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप कैश में पेमेंट करेंगे, और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि ये बन जाएगी एक करंट लायबिलिटी, और अब आप इसको चुका रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी भी हो जाएगी कम.
यानी करंट एसेट्स विल रिड्यूस एंड करंट लाइबिलिटीज विल ऑल्सो रिड्यूस बाय द सेम अमाउंट. सो गोइंग बाय दिस कैलकुलेशन आप फाइनल कंक्लूजन दे देंगे दैट रेशियो विल improve. Be careful here. Okay, champs? Okay, now this one is easy. Purchase of goods against check. स्टॉक बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है. ठीक है, दोनों ही आपके करंट एसेट्स हैं. एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक करंट एसेट कम हो रहा है. सो देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड देयर इज नो चेंज इन करंट लाइबिलिटी ऑल्सो. इसका करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है. Current assets unchanged, current liabilities unchanged, then the ratio will also not change, right? There will be no change in current ratio. Right, champs? Okay, champs, आगे बढ़ते हैं. सो अगेन बी अ लिटिल केयरफुल. यहाँ पे भी कुछ स्पेशल बात है जो आपको ध्यान में रखनी है. परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश. देखिए, वैसे तो लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, बट करंट रेशो की कैलकुलेशन के लिए हम करंट एसेट्स में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेते. Actually, because they are not meant to be converted into cash and cash equivalents. जैसे हम current ratio से liquidity compute कर रहे होते हैं कंपनी की, तो लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नॉर्मली कैश में कन्वर्ट नहीं करते. राइट, आई विल शो यू दिस रिटन इन योर बुक ऑल्सो हियर. देखिए, इन्वेंट्रीज में excluding loose tools and stores and spare parts for the calculation of current assets for the calculation of current ratio. right? So ये बात ध्यान में रखते हुए आप लूज टूल्स को करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे कैश जा रहा है, इवन दो लूज टूल्स आ रहे हैं, बट वो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है. वैसे तो लूज टूल्स आ रहे हैं और वैसे वो करंट एसेट्स का पार्ट नॉर्मली होते हैं, बट इस रेशो की कॉम्प्यूटेशन के लिए नहीं. राइट, सो हम सिंपली कहेंगे कि करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, दैट इज इट. नो इफेक्ट ऑन करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज अनचेंज्ड है. तो अब सोच के देखिए, अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, सो ऑफ कोर्स द रेशो विल रिड्यूस. राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट चेक. तो फिक्स्ड एसेट्स जा रहे हैं और बैंक बढ़ रहा है. राइट, फिक्स्ड एसेट्स का कोई करंट एसेट से लेना देना नहीं है. ये सीए है, ये करंट एसेट है. करंट लाइबिलिटीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं है. सो ओनली द न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग. सीए बढ़ रहा है, सीएल पे नो चेंज. सो इफ ओनली न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, सो ऑफ कोर्स द रेशो विल improve. Right? Quite easy to understand. Okay, आगे बढ़ते हैं. Receipt of check from a debtor. Debtor ने हमें पैसे दिए हैं, तो debtor हो रहे हैं यहाँ पे कम और बैंक बढ़ रहा है. देखिए, debtor भी CA है, करंट एसेट है, और बैंक भी CA है. एक करंट एसेट बढ़ रहा है, एक करंट एसेट कम हो रहा है. तो करंट एसेट्स पे नो चेंज because it is getting increased and reduced by the same amount. और CL current liabilities पे भी कोई change नहीं है. So what is the final answer? Ratio will remain unchanged. Simple है. Ratio will remain unchanged. There will be no change in current ratio due to this transaction. Okay, champs, आगे देखते हैं. एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स. देखिए, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमने पैसे देने हैं, उन्होंने एक बिल बनाया है और हमने एक्सेप्ट किया है. एक्सेप्ट किया यानी हमने साइन करके एक्सेप्ट किया है कि हम आपको पैसे देंगे, यानी ये एक बिल्स पेबल है. राइट, तो अब वो क्रेडिटर्स की कैटेगरी से हटकर बिल्स पेबल की कैटेगरी में ऐड हो गए हैं. राइट, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स. अब वो क्रेडिटर्स ना रहकर हमारे लिए बिल्स पेबल की कैटेगरी में ऐड हो गए हैं. सो ये दोनों ही होती हैं करंट लाइबिलिटीज.
दोनों करंट लाइबिलिटीज हैं, एक करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, एक बढ़ रही है. सो करंट लाइबिलिटी पे नो चेंज बिकॉज इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड एंड रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट. और करंट एसेट्स पे तो वैसे ही नो चेंज. सो द फाइनल आंसर इज दैट रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड. आई होप यू गेटिंग दिस. ओके ओके चैम्प्स, अब मैंने अज्यूम किया है फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स की ऑलरेडी जो करंट रेशियो दी हुई है वो 0.8:1 है. अब देखिएगा इससे भी फर्क पड़ता है कि ओरिजिनली करंट रेशियो क्या है. आई टेल यू हाउ. ओके, तो अब इस पार्ट पे फोकस करते हैं. बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर. जैसे लेट मी रिमाइंड यू, क्लास 11 में आप क्या करते थे कि जैसे आप ड्रॉर हैं, आपने एक बिल बना के दिया है ड्रॉई को, उससे कहा है कि साइन करके वापस दे दो, फिर ये आपके लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है. फिर आप ये किसी अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते हो ये बिल रिसीवेबल, राइट. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके यहाँ से बिल रिसीवेबल जा रहा है, आप बिल रिसीवेबल देकर आ रहे हो क्रेडिटर को, बिल रिसीवेबल जा रहा है और क्रेडिटर कम हो रहा है बिकॉज आपने उसको बिल रिसीवेबल दे दिया और कहा कि तुम ड्यू डेट पे जाके ड्रॉई से पैसे ले लेना और हमारे बीच की ट्रांजैक्शन खत्म. तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं और बिल रिसीवेबल भी आपके यहाँ से जा रहा है, यानी करंट एसेट कम हो रहा है और करंट लाइबिलिटी कम हो रही है. दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, राइट. बट एज आई ऑलवेज टेल यू कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट थिंकिंग. अब हम एक बार न्यूमेरिकली करके देख लेते हैं. जैसे 0.8:1 है, अज्यूमिंग कि ऑलरेडी करंट एसेट्स हैं 80,000 और करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख, तभी तो 0.8:1 आया होगा. आप कोई और वैल्यूज भी अज्यूम कर सकते हैं. अज्यूमिंग करंट एसेट्स इज इक्वल टू 80,000 और करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख. तो देखो आपका आंसर आया 0.8:1. अब ये जो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, बट हम ऐसे ही कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस से 10,000. तो करंट एसेट्स 10,000 से कम हो रहे हैं और करंट लाइबिलिटीज भी 10,000 से कम हो रही हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका आ गया 70,000 एंड हियर यू आर गेटिंग 90,000. तो बताओ आंसर क्या आया. सो द आंसर इज 0.77. And what is your conclusion? That ratio will reduce. आप देख सकते हैं रेशियो की वैल्यू कम हो रही है. सो बी केयरफुल. आप वैल्यूज लेकर अज्यूम करके अपना आंसर निकालेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे. ओके चैम्प्स, ये देखते हैं. बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड. वही सेम स्टोरी जैसे पहले थी कि आप ड्रॉर हैं, आपने ड्रॉई से साइन करवाए हुए हैं बिल पे, आपने बिल रिसीवेबल जो आपको मिला था ड्रॉई से वो क्रेडिटर को दिया हुआ है बिल रिसीवेबल. ओके, अब क्रेडिटर ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास गया बट ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया या फिर ड्यू टू वॉट एवर रीजन बिल हो गया डिसऑनर. अब बताइए क्रेडिटर किसके पास आएगा? मेरे पास. इस क्वेश्चन में मैं ड्रॉर हूं और मैं किसके पास जाऊंगी? इसके पास. मैं कहूंगी तुम पैसे दो, तुमने डिसऑनर किया है बिल, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी और इससे मुझे देने पड़ेंगे. तो देखो इससे मुझे लेने हैं तो मेरा एक करंट एसेट बन रहा है, पैसे लेने हैं, और यहाँ पे देने हैं तो मेरी करंट लाइबिलिटी भी बन रही है. एक करंट एसेट बन रहा है सॉर्ट ऑफ अ डेटर और एक करंट लाइबिलिटी बन रही है. तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं. बट डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स एज आई ऑलवेज से. तो कुछ लेट कर लेते हैं. जैसे 80,000 और 1 लाख की वैल्यूज थी ओरिजिनली, इस वैल्यू को मान लेते हैं लेट्स से 20,000. ठीक है, 20,000 से करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, 20,000 से करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं. तो ये हो गया 1 लाख अपॉन 1,20,000. So the answer is 0.833. So what is the conclusion? Ratio will improve. Ratio will improve. And आपको रीजन क्या देना है?
that current assets and current liabilities are increasing by the same amount. Okay. Now final discussion कर रहे हैं payment of dividend payable. आपको याद होगा ये मैंने आपके साथ पहले भी पॉइंट डिस्कस किया है कि डिविडेंड पहले डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, फिर कंपनी उसको डिक्लेयर कर देती है और जैसे ही डिक्लेयर करती है वो कंपनी की एक करंट लाइबिलिटी बन जाती है और फिर जब हम पे कर देते हैं डिविडेंड तो वो जो करंट लाइबिलिटी बनाई थी वो कम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, राइट। और आपने डिविडेंड पे किया है तो ऑफ कोर्स आपका कैश जा रहा है तो करंट एसेट भी कम हो रहा है। यही हमने कंक्लूजन अभी पहले ड्रॉ किया था। ओके, तो अभी जो मैंने आपको पार्ट करवाया था इससे रिलेटेड हियर कि करंट एसेट कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है और आंसर आया था रेशियो विल इम्प्रूव, बट यहाँ पे आप देखिएगा आंसर कुछ और आएगा। वाई? बिकॉज ओरिजिनली जो आपको करंट रेशियो दी हुई है ना उससे भी फर्क पड़ता है। यहाँ पे आपको ओरिजिनली क्या दी हुई थी 2:1 और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें दी हुई है 0.8:1, तो आप देखिएगा इससे भी फर्क पड़ता है। अज्यूमिंग 80,000 and 1 लाख ओरिजिनली, मान लेते हैं डिविडेंड की वैल्यू है एनीथिंग 10,000, तो 10,000 से आपका कैश जा रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है और वो जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो खत्म हो रही है। सो दिस इज 70,000 एंड 90,000, अभी भी ये वैल्यूज आई थी ना पहले। सो 0.77:1। व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट रेशियो विल डिक्लाइन और विल रिड्यूस। देखिए तो हर बार सेम कंक्लूजन नहीं आएगा, यहाँ पे रेशियो विल इम्प्रूव था, यानी ओरिजिनली जो आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का रिलेशन है, जो ओरिजिनली रेशियो दी हुई है उससे भी फर्क पड़ेगा आपके कंक्लूजन पर, राइट चैम्प्स? तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ येस तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आप और किस रेशियो से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके, सी यू देन इन माय नेक्स्ट वीडियो।